का काम एक डॉक्टर के काम जैसा है। पुलिसिंग की जॉब सिर्फ 8 आवर्स की नहीं है, 24/7 की है। ह्यूमन सिक्योरिटी इज वेरी बिग इशू। डे बाय डे क्राइम बढ़ता जा रहा है। कारण से ज़्यादा क्राइम हो रहा है, वो है फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन, स्पेशल डीजी ऑफ इंदौर पुलिस, डॉक्टर वरुण कपूर सर, आईपीएस। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने इतना समय दिया हमें इस चीज़ के लिए। इनवाइटिंग मी। सर, हमारा पहला सवाल यही है, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर ये हमारे पॉडकास्ट को या आपकी यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं कि आपको क्या ऐसी चीज़ मोटिवेट करी जिससे आपने सोचा कि मुझे इस पुलिसिंग सर्विसेज में और खासकर आईपीएस में जाना चाहिए? देखिए, ये तो इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस कि मैं इस सेवा में आया। उसके दो मेन कारण मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इफ़ आई लुक बैक। फर्स्ट इज़ दैट माय फादर वाज एन आईएएस ऑफिसर, तो मैं इसी परिवेश में पला बड़ा हूँ। पिताजी मेरे एमपी काडर में ही आईएएस ऑफिसर थे और वो चीफ सेक्रेटरी थे एमपी के। जब रिटायर हुए तो वो सर्वोच्च पद पे पहुँचे। तो एक तो वो कारण था कि मैं ऐसी परिवेश में पला था, बड़ा था। तो आई हैड सीन दीज सर्विसेज फ्रॉम बिफोर, सो आई हैड अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद दीज सर्विसेज। सेकेंडली, मेरी मदर, बिकॉज आई एम दी ओनली सन, तो मेरी माँ वॉज वेरी कीन दैट आई शुड नॉट गो अब्रॉड। मैं आफ्टर डूइंग माई इंजीनियरिंग मैं बहुत कीन था कि मैं विदेश में जाऊँ और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखूँ। बट वो इच्छुक नहीं थी, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि मैं एक बार जाऊँगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा अपने देश। कर मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, बट वो कन्विंस नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि एक बार माँ के लिए आप ये एग्ज़ाम दे दो, अगर आ गए तो रह जाना और नहीं आए तो फिर यू आर फ्री टू गो। तो जस्ट टू कीप माई मदर्स हार्ट एज अ मदर्स प्रॉमिस ऑफ अ सन टू अ मदर, तो आई टुक दिस एग्जाम वंस फॉर हर सेक एंड आई केम इन टू आईपीएस। वैसे तो मेरी फर्स्ट चॉइस आईएएस थी क्योंकि मेरे फादर आईएएस ऑफिसर थे। तो मैं आईपीएस में आया, मैंने आईपीएस ज्वाइन की, फिर एक साल मैंने लीव ली जो उस समय प्रावधान थे। फिर मैंने दूसरी बार दिया तो उसमें भी मैं आईपीएस में ही आया। तो मेरे को मेरा एमपी काडर मिल गया क्योंकि मेरे पिताजी यहीं के थे, यहीं पे सेटल हुए थे आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसलिए मैंने ये सेवा ज्वाइन करी। तो दिस वाज हाउ आई एंडेड अप बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर। ये उसकी कहानी थी कैसे मैं आया। या जी। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि इतनी सारी सर आपने प्लेसेस पे आपने पोस्टिंग रही और खासकर जैसे आपने बताया कि यहाँ एमपी कैडर में रहे हैं, इसके अलावा भी कहीं दूसरे कैडर में एज एन कहीं एडिशनल जॉब आपने की हो, जैसे लाइक बहुत से लोग चूज करते हैं कहीं सीएसएफ में या कहीं अनदर फोर्सेस में? देर इज़ वन थिंग, जैसे काडर तो मेरा एमपी है तो मेरी पोस्टिंग्स तो एमपी में हुई। मैंने 3 इंटरनेशनल मिशंस जरूर किए हैं। मैंने बॉस्निया में यूएन की मिशन करी है, जॉर्जिया में यूएन की मिशन करी है, एंड देन मैंने साउथ अफ्रीका, लेसोथो, मोजाम्बिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिशन करी है। तो वो मैंने जरूर करा है विदेशों में। एज अ रिजल्ट मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स में पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया है। अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया। बट आउट ऑफ मध्य प्रदेश, अदर देन दिस, आई हैव नॉट गॉन। मेरी सिलेक्शन जरूर हुई थी 2016 में बीएसएफ में, आईजी बीएसएफ के रूप में डेपुटेशन आई थी मेरी। बट बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड माई वर्क इन दिस फील्ड, आई एंड माई सम पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम of my family health problem which I had of some member of my family, so at that time I could not join. So that is one offer which I got, which I could not join, but otherwise those international missions and then postings in Madhya Pradesh. Okay. जी, ये तो सर मतलब एक हिडन चीज थी जो आज आपने मतलब रिवील किया कि यू हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल इन ऑल दीस थिंग्स। करेक्ट। दैट इज बहुत इंस्पिरेशनल मिलती है सभी लोगों को ये चीज सुनते हैं तो। वेरी नाइस। सो लाइक मूविंग फॉरवर्ड विद नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि कैन यू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग सिचुएशन यू हैव फेस्ड इन योर रोल एंड हाउ यू हैंडल इट? Role as a police officer? Yeah. They see police officers' life and his job and their work is full of challenges. The पुलिस का कनोटेशन ही कठिनाई होती है मेरे विचार में। सिचुएशंस और लोगों की एक्सपेक्टेशंस और वर्तमान परिवेश में पुलिसिंग करके लोगों को सुरक्षा देना बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए ऐसे कई मौके हैं जिसमें हमारे को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बट धैर्य से, अनुभव से और एक अच्छी इंटेंशन से अगर आप काम करो तब फिर देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं जिसमें मेरे को लगा कि इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब। आई नेवर वांटेड, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू बी अ पुलिस ऑफिसर, बट अब मैं 33 साल से पुलिस में हूँ तो मेरे को लगता है इससे अच्छी भी कोई नौकरी हो नहीं सकती। अगर आप दिल से करो, तन्मयता से करो, ईमानदारी से करो, तो इससे अच्छा कोई
सर्विस या कोई नौकरी नहीं हो सकती जिसमें आप लोगों का भला करोगे, लोगों को सुरक्षा दोगे, शांति दोगे, प्रगति का पथ उनके लिए अगर ओपन करोगे, तो इट्स द बेस्ट जॉब, बट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग in terms of time. You have time is very less many times. You have to give so much time to your job, 24 hours sometimes. You have to give up your family life also for it. You have to sometimes sacrifice your own health for it. कि आप अपने हेल्थ को नहीं देख सकते हो क्योंकि आपके पास समय नहीं है ये अपने वो चीज़ें करने का जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको बलिदान देके भी लोगों की सुरक्षा में या समाज की सेवा में लगाना है। तो वो तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, बट एज आई सेड एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन भी उतनी ही ज़्यादा है अगर आप एक्चुअली दिल से सेवा करो तो। सर हम सब देखते ही हैं, लाइक आप मॉर्निंग टू इवनिंग, नॉट फ्रॉम अ सोशल मीडिया बट स्टिल वो कहीं ना कहीं पब्लिक मीडिया या उसके जरिए चीज़ देखती है, लाइक यू आर डूइंग लॉट ऑफ अवेयरनेस सेशंस अपार्ट फ्रॉम दिस पुलिसिंग के लिए भी आपने काफ़ी हद तक नॉट माई जॉब या अवेयरनेस साइबर इज नॉट माई पोस्टिंग। मैं कभी पोस्टेड नहीं था वहाँ पे, नाइदर मैं अभी पोस्टेड हूँ। वो मैं करता हूँ मेरे अतिरिक्त समय में ताकि मेरा पैशन है, मिशन है, इसलिए तो इट इज़ अदर देन माई जॉब। तो जॉब तो है ही, उसकी चैलेंजेस तो हैं ही उसके समय तो, बट उसके अतिरिक्त भी मैंने हमेशा प्रयास किया है कि मैं कई क्षेत्रों में काम करूं और ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक अच्छा ही सोसाइटी तक पहुंचा सकूं, चाहे वो ड्रग्स का क्षेत्र हो, महिला सुरक्षा का क्षेत्र हो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें काम करता हूँ जो मेरे एक्चुअली जॉब का पार्ट नहीं है जहाँ मैं वर्तमान में पदस्थ हूँ। सर जैसे आपने महिला सुरक्षा की बात करी जी, तो आपका एक मिशन बहुत पहले चला था जिस मिशन का नाम था परिवार परामर्श केंद्र करके। जी सर इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा प्लीज। ये ऐसा है कि मैं जब सेवा में आया था, नया मतलब पहली या दूसरी पोस्टिंग थी मेरी, एडिशनल एसपी सिटी था मैं इंदौर में, तब इस शहर में सिर्फ एक एडिशनल एसपी होता था, तो पूरे शहर का इंचार्ज होता था। तो उस समय मैंने देखा कि पारिवारिक विवाद भी पुलिस तक आते हैं और फिर अगर परिवार का ऐसा विवाद पुलिस में आए तो पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं होता बट रजिस्टर एफआईआर एंड टेक लीगल एक्शन। तो जब आप जैसे एक परिवार के परिवेश में आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो फिर वो परिवार एक तरीके से टूट जाता है, फिर उसका वापस जुड़ना या उनको एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब उसके हमने प्लान बनाया था मैंने तब कि कोई नई चीज़ करें ताकि एक हम अपॉर्चुनिटी दे सकें इन परिवारों को कि वो टूटे ना, टूट के कगार पे ना आए और शायद उनका समस्या का भी समाधान हो जाए। इसीलिए हमने उस समय नाम दिया था मैंने उसको महिला परामर्श केंद्र। पहला महिला परामर्श केंद्र हमारे प्रदेश में और पता नहीं शायद देश में भी, महिला थाना है इंदौर में, वहाँ खुला था। वो 1994 दिसंबर में खुला था। बहुत पुराना इनिशिएटिव था। और उसमें हमने कुछ हमारे पुलिस अधिकारी, कुछ मनोवैज्ञानिक जो हमारे साथ सहयोग कर रहे थे, उन लोगों को जोड़ा एंड जो भी परिवार आते थे जो इतना सीवियर क्राइम जिसमें नहीं होता था, विवाद होता था, तो उनको हम काउंसलिंग के लिए बुलाते थे और काउंसलिंग के बाद अगर वो विवाद सुलझ जाए तो परिवार बच गया, अगर नहीं सुलझे तो फिर कानूनी कार्रवाई भी हम करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंसलिंग करते रहते थे। तो उसको हमने जब स्टार्ट किया तो उसका सक्सेस बहुत था। फिर उसको हमने धीरे धीरे फैलाया, इंदौर शहर में 2-3 केंद्र खोले, फिर हमारी मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको टेक ऑफ कर लिया, पूरे शहर पूरे प्रदेश में सेंटर खोले गए, हर जिले में एक, और उसको फिर नाम दिया गया परिवार परामर्श केंद्र और उसको एक कानूनी एंटिटी भी बनाया गया, लीगल। और फिर आई थिंक इट वाज वेरी सक्सेसफुल, स्टिल इज सक्सेसफुल, कि पुलिस के माध्यम से काउंसलिंग कराना ताकि वो समाधान हो जाए उनके विवाद का। या सर कई केसेस ऐसे थे जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए, ऐसा काउंसिल हुआ कि दे वर काउंसल्ड एंड दे वर सॉल्व्ड and they were living happily ever after, but if they were not solved by chance then the legal option was always open. बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सर, एंड स्टिल मैंने ये चीज़ सुनी तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़, आई वांट कि ये सिर्फ एमपी कैडर में नहीं, सर का जो इनिशिएटिव है वो कई शहरों में, कई स्टेट्स में जाए, सो दैट ये वाला इनिशिएटिव तो किया था, बाकी स्टेट्स में भी आई थिंक दे हैव देयर काउंसलिंग तो होती है, बहुत जगह होती है। या ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि what do you believe are the biggest challenges and opportunity for the future policing in India? Challenges, as I said, are always a lot because you have to deal with criminals and crimes and criminals and bad characters and bad people, bad systems. तो it is, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुलिस का काम एक डॉक्टर के काम जैसा है। एक डॉक्टर जो होता है वो एक शरीर की बीमारियाँ और बुराइयों को डील करता है। हम समाज की बीमारियों और बुराइयों को डील करते हैं। अब ये क्रिमिनल्स क्या हैं? वो एक टाइप की बीमारी है समाज की। ये अपराध क्या है? ये डिजीज़ है, लाइक बीमारियां हैं। और ये जो क्रिमिनल हैं दे आर लाइक कीटाणु।
तो इसीलिए हम उनको डील करते हैं। तो हम भी डॉक्टर हैं पर हम समाज के डॉक्टर हैं। Yeah. और इसीलिए डॉक्टर का काम बहुत चैलेंजिंग है, हमारा काम भी बहुत चैलेंजिंग है। तो फ्यूचर इट इज़ अ वेरी टफ जॉब एट प्रेजेंट, एंड आने वाले समय में व्हाट आई फील इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट challenges will be cyber crime, in the sense technical crime, Yeah. because technical crime will increase, traditional crime जो है वो कम होगा, ऐसा मेरा मानना है मेरे अनुभव के आधार पे। जैसे ट्रेडिशनल क्राइम मीन्स मर्डर, रेप, डेकॉइटी, रॉबरी, लूट जिसे बोलते हैं, चोरी, ये सब कम होंगी। और क्योंकि लोगों का एग्जिस्टेंस, इंसानों का रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड तक में शिफ्ट होगा, तो अपराधी भी वहीं पे शिफ्ट होंगे, और इसलिए टेक्निकल क्राइम बढ़ेगा, साइबर क्राइम बढ़ेगा। तो उसको डील करना बहुत बड़ा चैलेंज है, पुलिस के लिए भी, लोगों के लिए भी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ऑलरेडी वी आर गोइंग थ्रू इट, and in the coming time it will become even worse. And of course the other things are that drugs will be a big problem, because नशे की आदत, नशे की लत, उसमें इतना ज़्यादा पैसा है, अवैध पैसा, कि ये बोलते हैं कि जो ये इलीगल नार्कोटिक्स ट्रेड है वो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बिजनेस है। कैन यू इमेजिन, इट्स इन थर्ड आफ्टर पेट्रोलियम एंड आर्म्स ट्रेड, डिफेंस आर्म्स ट्रेड, इट इज़ इलीगल नार्कोटिक्स। दिस इज, तो इतने पैसा जिस अवैध व्यापार में होगा उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना हमेशा चुनौती रहेगा, और उससे लोग प्रभावित होंगे, बच्चे, युवा, और उनका ज़िंदगी प्रभावित होगी। तो दैट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर पुलिसिंग इन द टाइम टू कम। अदर देन दैट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। People are cutting down trees and forests and wildlife is being destroyed. The variety and the जो नेचर की जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे सारे नेचर, वो इंसान भी इफेक्ट होंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें पुलिसिंग को भी बहुत बड़ा रोल है। एंड देन वन मोर चैलेंज इज विमेन सिक्योरिटी। इन विमेन सिक्योरिटी इज वेरी बिग इशू, एंड इंसिडेंट्स, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कीप हैपनिंग, जैसे बंगाल में हुआ अभी। ऐसे बहुत होते हैं जिसमें लोग बहुत उद्वलित होते हैं, दे एजिटेट, बट वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, पुलिसिंग के लिए भी चैलेंज है और समाज के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हाउ टू रिड्यूस एंड हाउ टू कंट्रोल एंड गिव प्रॉपर प्रोटेक्शन टू हाफ आवर पॉपुलेशन। How do you handle stress and ensure your mental well-being in such a high job pressure? Because सर ये आपने, हम देखते ही हैं कि पुलिसिंग की जॉब सिर्फ 8 आवर्स की नहीं है, 24/7 की है। समटाइम्स लाइक वीवीआईपी विजिट्स होती हैं, कभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कोई ऑल द टाइम these चीज़ें लगी रहती हैं। और इतना प्रेशर, ऐसा नहीं है कि वी ऑल आर ह्यूमंस, तो बहुत सारा प्रेशर होता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? यू प्ले गेम्स, यू गो आउटडोर? या दैट्स 2-3 थिंग्स यू हैव टू डू। व्हाट आई हैव डन, हर का अपना मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और मेरा जो सिस्टम मैं वो शेयर कर देता हूँ, किसी को काम आए तो अच्छी बात है। मेरे जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस किया है वो यही है कि पहली योर फैमिली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल, जब आप बिजी हो जाते हो ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हो, या आप बहुत काम से स्ट्रेस में दब जाते हो, बहुत सारा काम है, तो सबसे पहला समय आप काटते हो परिवार का। अपना तो आप अपनी तरफ से तो आप कर ही रहे हो, काम कर रहे हो, यू आर इन्वॉल्व, यू आर बिजी, बट यू टेक अवे द टाइम फ्रॉम योर फैमिली। तो आई थिंक फैमिली टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये प्रैक्टिस किया कि मेरा काम और फिर परिवार, मैंने तीसरा कोई चीज़ नहीं रखी अपने एजेंडा में अदर देन मेरा वर्क एंड माई फैमिली। आई डू नॉट गो आउट ऑन इवेंट, मतलब यू नो सोशल गेट टुगेदर एंड ऑल दैट, उसमें मैं अपना टाइम नहीं लगाता। मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, बिकॉज उनसे ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर कोई नहीं होता। योर ओन फैमिली एंड पेट्स, आई लव माई पेट एंड डॉग है मेरा, वो कोको है। आई हैव गॉट अ फैमिली ऑफ काउज आई कीप विद मी, गाय हैं और 5-6 हैं वो, तो वो भी मैं रखता हूँ। वो एक जानवरों के साथ रहना, पेट्स के साथ रहना, वो भी आपको बहुत डिस्ट्रेस करती हैं, वो बिकॉज वो बेजुबान होते हैं, वो आपको सिर्फ खुशी दे सकते हैं, आपको और कुछ नहीं दे सकते वो। और गाय तो वैसे भी एक ऐसा प्राणी है जो मतलब बहुत ही होली है, और बहुत ही मतलब बोलते हैं कि गाय के साथ आप बैठ जाओ और एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाओ, या एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बैठ जाओ, वो जो आशीर्वाद आपको मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता है। तो मेरे पास वो भी हैं, मैं अपना समय उनके साथ भी बिताता हूँ। और तीसरी चीज़ है हेल्थ के ध्यान देने के लिए आई प्ले गेम्स, मैं कभी खेलता हूँ, कभी आप वॉक पे जाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना ज़रूरी है। पढ़ने के समय में बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करो, समय निकाल के कुछ खेलो, अच्छे से पसीना आए, अच्छे से आपको ना वो हो, तो आप बहुत सारा आपका मन से तनाव निकलता है, फिटनेस मिलती है, और फिर आगे पढ़ने का आपको और इच्छा होती है। तो दैट इज़ वन थिंग अगेन आई डू। एंड देन 2 हॉबीज़ ऑफ माइंड, वो आई लव टू डू दैट।
जब भी टाइम मिलता है, एक मतलब एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, वन इज़ ट्रैवलिंग, आई लव टू ट्रैवल। जहाँ भी मैं जाता हूँ काम से अगर कुछ मेरे को समय मिला तो मैं आसपास की जगह जरूर देखता हूँ। तो ट्रैवलिंग इज़ वन थिंग, आपको सिखाता भी है और आपको मनोरंजन भी देता है और आपको आराम भी देता है। प्लस वाइल्ड लाइफ का मेरे को बहुत शौक है, तो जब मेरे को कुछ अतिरिक्त समय मिलता है तो मैं वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में जाके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। मैंने किताब भी लिखी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे, कॉप विद द कैमरा। तो वो मेरा एक और पैशन है। तो अपने पैशंस को कर या अपने हॉबीज़ को फॉलो करना, स्वास्थ्य के लिए कुछ खेलते रहना या एक्सरसाइज करते रहना, और परिवार और पेट्स पे समय देना, वो यही चीज़ें मैंने तो फॉलो करी है। एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर, ये सारी चीज़ मिलके दे गिव यू वेरी गुड ब्रेक एंड वेरी गुड डिस्ट्रेसर्स। सर ये मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ थी जो आपने एक इसमें टर्म बताया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बिकॉज आई बीन ऑल्सो कनेक्टेड टू अ नेचर। You do? और या एंड इवन फ्रॉम लास्ट 3 years आई बीन परसुइंग लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी Right. विद यूपी गवर्नमेंट। Very तो good. या So please come and we will discuss about that श्योर also. श्योर सर श्योर। एंड मुझे अच्छा लगा आपने जो बुक लिखी है, डेफिनेटली रिकमेंड की जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से संबंध रखते हैं सर की बुक को जाओ रीड करो, सो दैट वो आपको कुछ ना कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस बताए कि क्या क्या कैसे कंडीशंस होती हैं, कैसे पक्षियों या और इन्वायरमेंट कल्चर्स के साथ रहा जाता है। या सो वी मूविंग फॉरवर्ड अहेड सर। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, बिकॉज आपने 700+ वेबिनार्स वर्कशॉप्स कंडक्ट किए इन साइबर की दुनिया में। आपने बहुत सारे लाखों लोगों को अवेयर किया है, तो उसके लिए सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एंड इसी में सर जुड़ता सवाल ये है कि हाउ डू यू अपडेटेड विद लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज इन साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज डे बाई डे क्राइम बढ़ता जा रहा है। जो स्कैमर और जो फ्रॉडस्टर हैं कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज ले आते हैं, वो हमसे कहीं हद तक एडवांस हो गए। तो ये सर आप कहाँ से वो चीज़ सर सीखते हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं इस चीज़ को लेकर? नाउडेज दी जो माध्यम है सीखने के वो तो बहुत सारे हैं। आपको कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको कोई अभाव है माध्यमों का। सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कई जगह आपको पता चलता है क्या क्या हो रहा है। साइबर क्राइम के मैं दो भाग करता हूँ। एक साइबर क्राइम है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम है, जैसे स्किमिंग हुए, जैसे स्पूफिंग है, जैसे कॉल इंटरसेप्शन है, वायरस इंजेक्शन है। दीज आर टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम, राइट। तो वो जो अपराधी हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पे लोगों को क्राइम का शिकार बनाते हैं। वो टेक्नोलॉजी लोगों को कम समझ आती है, इसलिए वो शिकार बनते जाते हैं। बट ये वाला क्राइम मेरे विचार में कम है। जो दूसरा भाग है साइबर क्राइम का, जो मैंने देखा है जो काफ़ी डोमिनेट करता है और जिस कारण से ही ज़्यादा क्राइम हो रहा है, वो है फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम। फिशिंग अटैक्स, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो ईमेल से हो, चाहे वो SMS से हो, चाहे वो ऐप से हो, चाहे वो फाइल डाउनलोड करने से हो, मतलब फिशिंग बेस्ड। फिशिंग मतलब मच्छी पकड़ना। तो अपराधी भी वो मच्छी पकड़ते हैं, वो हज़ारों लोगों को अटैक करते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं, उनको सबको फंसाना भी नहीं था। तो ये फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम का आपको बस, क्योंकि मैं इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो लोग मेरे को बताते रहते हैं अपनी समस्याएं। चाहे कभी कभी मेरे को व्हाट्सएप आते हैं, फ़ोन आते हैं, ईमेल कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम क्या करें। तो मैं उनको एडवाइस भी करता हूँ, उनको बताता भी हूँ। तो उस कारण मेरे को पता है कि क्या कहाँ पे हो रहा है, किस प्रकार का क्राइम नया डेवलप हो रहा है, किस प्रकार का क्राइम अब ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो एक तो लोगों से संपर्क, जो मेरे को लोग स्वयं संपर्क करते हैं, बताते हैं, तो मेरे को पूरा आइडिया लगता रहता है कि व्हाट इज़ द पैटर्न्स ऑफ क्राइम हैपनिंग इन इंडिया फिशिंग बेस्ड। टेक्निकल क्राइम के लिए मैंने बोला ना, देयर इज़ लॉट ऑफ साधन, आपको वहाँ से पता चल सकता है कि कहाँ कैसे हो रहा है। बट मेरे विचार में लोगों को फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम से बचाना, उसके बारे में अवेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम से बचेंगे, तब फिर वो साइबर क्राइम के बहुत बड़े धड़े से सिक्योर हो जाएंगे। राइट सर, कोई स्पेसिफिक क्राइम जो इंदौर में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हुआ? इंदौर में तो क्या, मतलब क्राइम पैटर्न्स वो तो पूरे देश में सेम होते हैं नियरली, बिकॉज वो जो क्राइम करने वाले हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। जैसे फ़ोन से फिशिंग करने का बहुत बड़ा सेंटर है द जाम तारा, है ना। फ़ोन करके वो लोगों से अटैक करके पैसा और लेना। एक है फेक प्रोफाइल से फिशिंग करना, जैसे मेरी भी फेक प्रोफाइल बना लेते हैं लोग, एक फोटो ही और एक नाम ही तो डालना है, और लोग उसमें फूल हो जाते हैं कि भाई इनका नाम दिख रहा है, फोटो भी उन्हीं की दिख रही है, तो वो ये वही है। बट ये तो वर्चुअल दुनिया है, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। तो फ़ोन दैट फेक प्रोफाइल से फिशिंग के गैंग्स आर ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज नियर पटना, ऐसे हैं वहाँ पे भी, और जगह भी होंगे, बट वहाँ भी डोमिनेट करते हैं। फिर ये जो होता है जिसे बोलते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग करके तैयार करके क्राइम करना, लाइक फोन करके सेक्सटॉर्शन जिसे बोलते हैं, वीडियो कॉल करके उनको वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अश्लील बना देते हैं। दैट इज समवेयर इन दिस मेवात
भरतपुर, मेवात, नू, दिस एरिया ऑफ मथुरा, या ये बेल्ट में है। तो वो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जहाँ से क्राइम क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं, बट करते वो सेम चीज़ है पूरे देश में। मतलब ऐसे है नहीं कि इंदौर का कुछ अलग पैटर्न होगा, सब जगह अलग होगा। बट आजकल जैसे जो चल रहे हैं क्राइम, जो मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक है कि फ़ोन के जिसको बोलते हैं फेडेक्स, फेडेक्स का कोरियर वाला, कि आपने पार्सल बुक किया, पार्सल में ड्रग्स है, तो वो फंसा ले क्या प्रयास करते हैं। देन अदर वन विच इज हैपनिंग इज ओल्ड की जो सामान बेचने का होता है, OLX टाइप फ्रॉड, कि ये सामान है आप खरीद लीजिए, हम उसमें वो अपने आप को सिक्योरिटी फोर्स का प्रिटेंड करते हैं कि हम कोस्ट गार्ड के हैं, या हम CISF के हैं, या हम आर्मी के हैं, तो ताकि लोग विश्वास कर लें यूनिफॉर्म फोर्स पे। तो ये 2-3 टाइप के क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, बट हैं वो सारे फिशिंग अटैक्स बेसिकली। अच्छा सर, एक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है पब्लिक डोमेन में बताने के लिए, वो ये कि लोग पुलिस ऑफिसर्स का फेस यूज़ करके, जैसे आपने बताया कि फिशिंग करें, वो पैसे का या इस टाइप की चीज़ें डिमांड करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इससे डिमांड, और कई ऐसे लोग हैं जो शायद फंस भी गए हैं ऐसी चीज़ों में। तो ये मैसेज आना कितना ज़रूरी है कि वो जो भी कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई उच्च अधिकारी जिसके नाम से पैसे की डिमांड आए या कोई अनदर चीज़ की भी डिमांड आए गलत चीज़ के लिए, वो उनको भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भरोसा तो आपको पहले करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ दिखाया जा रहा है, वो तो दिखाया जा रहा है, अब वो है कि नहीं है तो आप जानते नहीं है। किसी प्रोफाइल में कोई फोटो है, नाम है, तो उसका मतलब थोड़ी कि वही अब व्यक्ति बन गया। कोई आपसे व्हाट्सएप कर रहा है, उसमें एक DP है, DP में एक फोटो बना हुआ है पुलिस ऑफिसर का और एक नाम लिखा है, तो उसका मतलब थोड़ी वो बन गया। तो ये बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए सबके मन में, दैट हम आजकल 2 दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया रियल दुनिया, जिसमें जो दिखता है वो होता है, और एक है वर्चुअल दुनिया, जिसमें जो कभी कभी दिखाया जाता है वो नहीं होता है। राइट। तो वो माइंडसेट अपन को बदलना है। जैसे ही आपने अगली बार अपना डिवाइस ऑन किया या लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्ट किया, आपको मन में आ जाना चाहिए कि दिस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। इसमें जो दिखता है कभी कभी नहीं भी होता है। Right. तो फिर क्या करना है? हर चीज़ को विश्वास नहीं करना है। देखिए, फिशिंग अटैक जो होते हैं ये सारे, ये 2 चीज़ों पे आधारित हैं। तो अगली बार आपको कोई SMS आए या व्हाट्सएप आए या फ़ोन कॉल आए जिसमें ये 2 फीचर्स हैं, तो आपको हमेशा सतर्क हो जाना चाहिए। एंड देन क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, बट वो 2 जो फीचर्स क्या हैं? पहला है, आपको डराएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति डर जाता है तब वो बिना सोचे समझे चीज़ें करता है। तो आपको ड्रग्स है आपके पार्सल में, आपका बच्चा किडनैप हो गया, आपको वारंट निकल गया अरेस्ट का, आपके बिजली का बिल नहीं पे किया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, ऐसे करके मतलब वो आपको डराते हैं और लोग डर जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। और कुछ लोग, सब नहीं। तो एक तो डर का कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट होता है जो मैंने देखा है, लालच का। घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ता, घर बैठे अवार्ड, वो ऐसे लोगों को ऑफर करते रहते हैं, लोग फंसते रहते हैं कि लालच में भी व्यक्ति बिना सोचे समझे चीज़ें करता है। तो ये 2 चीज़ें अगर अगली बार आपने देखा कि ये 2 कंपोनेंट्स हैं कि डर या फिर लालच, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये हो सकता है, ये सही है, हो सकता है नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ही गलत होगा, बट हो सकता है नहीं भी है। तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको वेरीफाई करना है। कुछ भी करने से पहले वर्चुअल वर्ल्ड में आपको एक बार उसको वेरीफाई करना है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ फिशिंग से बचने के 2 तरीके। पहला प्रोटोकॉल, अनजान से वर्चुअल दुनिया में संपर्क आप मत रखिए। अनजान है तो नो कांटेक्ट। अनजान फ़ोन कॉल मत उठाएंगे तो कोई जानकारी नहीं दीजिए, वो तो आपको डराएंगे, आपको लालच देंगे, आपको जानकारी नहीं देनी, बिकॉज वो अनजान व्यक्ति है। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना, अनजान फाइल नहीं डाउनलोड करना, अनजान SMS आए तो कोई लिंक नहीं दबाना। ऐसे करके इफ इट इज़ अननोन यू शुड हैव नो कॉन्टैक्ट and you should do it every time, not some time. अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एवरी टाइम, नॉट कि कुछ कर लिए कुछ नहीं करे, है ना। एंड सेकंड इज, अगर जाना पहचाना भी लगे तब भी आप उसको वेरीफाई करो, बिकॉज वो दिखाया जा सकता है। जैसे मेरे प्रोफाइल से आपको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो वो मैं थोड़ी हूँ। राइट। आप एक बार मेरे से पूछो कि आप हो। अगर मैं बोलूँ हाँ, तो फिर आप डिसाइड करो। अगर मैं बोलूँ नहीं, मैंने तो नहीं भेजा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आप बच गए फेक प्रोफाइल से। बट आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप कर पाओ और इफेक्टिवली कर पाओ और हर बार कर पाओ, तब आप फिशिंग से बच सकते हो बेटर तरीके से। एंड एक साइबर क्राइम के बहुत बड़े आप धड़े से बच जाओगे, जैसे मैंने बोला। बट ये आपको करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी इज हैबिट, इट इज़ नॉट चॉइस, कि कभी कभी किया कभी कभी नहीं किया। जब आप घर से बाहर जाते हो आप हर बार ताला लगाते हो, कभी कभी नहीं करते। तो वैसे ही साइबर दुनिया में भी आप जो भी करोगे सिक्योरिटी का बिहेवियर, तो हर बार करना है ना। इसमें खतरा दिखता नहीं है, कोई चाकू लेके आके लूटता नहीं है आपको, कोई गोली मार के जान नहीं लेता, बट आपकी फिर भी जान चली जाएगी या आप लूट जाओगे। तो ऐसे चीज़ को कैसे डील करना, माइंडसेट बदल के करना। इसी से जुड़ता सवाल है, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है जो हम आजकल ऑनलाइन शेयर कर देते हैं। जैसे एज एन स्टूडेंट मैं कहीं ट्रेवल किया एंड जस्ट आई पुट अ स्टेटस कि आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर,
कहीं ना कहीं हमने अपने क्रिमिनल या बैकएंड टीम को वो चीज़ अपने बारे में बता दी कि हम जा रहे हैं और वो दुर्घटना हो जाती है। कितना इंपॉर्टेंट है सर? That is the base of cyber crime is information. एग्जैक्टली सर। It's information based crime. जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी गलत हाथ में पहुंची उतना आराम से आपके ऊपर साइबर क्राइम हो जाए। और ये इन्फॉर्मेशन उनको देता कौन है? हम ही देते हैं ज़्यादातर। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना, उसका नाम होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसका जो शब्द है, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए जितना आप कर सको। तो मैं तो बच्चों को और लोगों को ये समझाता हूँ कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कौन, मतलब किसको करनी है? आपको करनी है। आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई सिक्योर नहीं रख सकता, आप ही रख सकते हैं। यस सर। तो अगर मैं आपको बोलूँ आज कि व्हाट्सएप मत करो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, और अगर आप मेरी बात मान लो और ऐसा करो, तब तो बड़ी अच्छी बात है। आपका जहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक होती है वो तो कम हो जाएगा। बट आप ऐसा करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, तो फिर बेटर इज आप जरूर करो। मैं ये बोलूँगा कि करिए, जरूर करिए, बट ध्यान से करिए। कितना शेयर करना, कब शेयर करना, किसके साथ शेयर करना कि भी नहीं करना, अपनी इन्फॉर्मेशन ये आप डिसाइड करोगे। उसको डिसाइड करो, उसको लागू करो, और फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सुनिश्चित करोगे तो आप बेहतर ढंग से सुरक्षित। हाँ सर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध है कि हम कहाँ क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप कर रहे हो, जैसे मैं भी करता हूँ, तो फिर आपको उसके संबंध में सतर्क भी रहना पड़ेगा। फिर ये नहीं कर सकते कि मैंने सोचा ही नहीं ऐसा हो सकता है। आपने ही किया है तो देन यू शुड बी रेडी फॉर इट। लेकिन मेरे को तो रोज कई बार ईमेल्स आते हैं कि आपको ये अवार्ड हम देना चाहते हैं, वो अवार्ड देना चाहते हैं, आपको हम यूएस बुलाना चाहते हैं। तो वो जस्ट बिकॉज मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, उस आधार पे वो मेरे को ऐसे अटैक कर रहे हैं। अब मैं उसको मान लूँ कि सही बात है और मैं उसके चक्कर में पड़ जाऊँ तो मैं तो लुट जाऊँगा। तो आई हैव टू बी अलर्ट that I have shared information, then I should be better alert that this wrong things can happen based on that information. So you secure your information, and the amount you share, then you should be ready that this will be used against you sometime. राइट सर, जैसे कि आपको पता है इस समय डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत इंक्रीज हो रही है, तो आपकी तरफ से मैं ये एक पेरेंटिंग टिप जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है, जैसे फीमेल्स के साथ जरिए ये हो गया कि उनके फेस को कहीं से फोटोज को कट आउट करके किसी अभद्र या कोई नीडिटी कंटेंट में डाल दिया। Yes. तो समटाइम्स क्या होता है कि वो पेरेंट्स ही अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है हो सकता है इसने किया हो आवेश में आके, या कोई ना कोई ऐसी चीज रही हो जो ये, या मतलब गलती से ही इसने कर दिया हो। और फिर वो उस चीज को रिपोर्टिंग नहीं करते। तो रिपोर्टिंग फीचर कितना इंपॉर्टेंट है अगर ऐसी चीज हो भी रही है तो? ये डीप फेक एंड ये डीप न्यूड एंड ऑल ये टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी बिग थ्रेट। Yes, sir. एंड एवरीथिंग it's a bigger threat than of news, I think, in the time to come. आज तो but एक एलॉन मस्क ने भी बोला है in one of his tweets, I have seen that, and उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में AI will be the biggest threat to humankind, humanity, security तो छोड़ दो, humanity के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा, which is true, and because jobs भी लेगा, you know, so many things, but आजकल उसका क्राइम के संबंध में उसका यही इफेक्ट है that you can modify things, you can जितना आप मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी फोटोज़, मेरी वीडियोज़ के आधार पे वो स्टील कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। आपकी आवाज़ को क्लोन कर सकते हैं, दूसरी किडनैप हो गया आपका बच्चा, आपकी बच्चे की आवाज़ सुना दी, वो एक्चुअली वो थोड़ी बोल रहा है। तो देर आर मेनी चैलेंजेस, बट ओनली उसका एक ही स्टेप है, वेरिफिकेशन। पहली बात तो इट विल बिफोर यू बिलीव यू हैव टू वेरीफाई इट, एंड सेकेंडली जो आपने बोला पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऑल दैट, अब वो तो पेरेंट्स की मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ दे आर अवेयर ऑल्सो देमसेल्व्स कि ऐसा हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी आई है, तो ये तो वो एक्सेप्ट करें। अगर उनको पता ही नहीं है, विच मेनी पेरेंट्स आर नॉट इन द नो ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो दे आर ऑलवेज हेजिटेंट टू एक्सेप्ट इट। तो आई वुड बिलीव दैट दे शुड ऑल्सो बी मोर अवेयर, मोर अलर्ट, एंड रिपोर्टिंग इज़ अ मस्ट। वो तो आपके लिए बेस्ट चीज़, अगर कोई क्राइम हो रहा है या क्राइम करने का कोई प्रयास कर रहा है, तो आपकी क्या जवाबदारी है एज अ सिटीजन जिसके ऊपर क्राइम हो रहा है? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपोर्ट दैट क्राइम, है ना, और रिपोर्ट द अटेम्प्ट, and then see it's up to the authorities to take action. You cannot say कि कुछ होने नहीं वाला तो मैं क्यों रिपोर्ट करूँ। तो आपको तो रिपोर्ट करना है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए, एंड वो अथॉरिटीज़ पे छोड़िए, वो भी अपनी जिम्मेदारी आई एम श्योर पूरी करेंगे। बट ऑन दिस ग्राउंड दैट वो नहीं कुछ होगा नहीं और वो बदनामी हो जाएगी, ये वो करके रिपोर्ट नहीं करना, इट्स वेरी डेंजरस। बिकॉज उसमें दो स्टेजेस हैं। एक तो चिल्ड्रन भी नहीं बताते, बच्चे भी नहीं बताते जब तक बहुत देर ना हो जाए, एनीवे नहीं बताते। तो उसका जब उन्हें अगर आपको पता चल गया फिर आपने कुछ किया नहीं, तो डबल बैड इफेक्ट हो गया ना। एंड ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जिसमें बच्चे, जैसे अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया था मुंबई में, ही वॉज फ्रॉम पुणे। तो पुणे में उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ ऑनलाइन ग्रूमिंग करी और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा। जेल भेजने के बाद जमानत पे बाहर आ गया, 6 महीने वो चला गया, मुंबई शिफ्ट हो गया, और 6 महीने बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा।
तो जब उसको पकड़ा तो पहली बात तो उसके पास 17 बहुत मतलब मल्टीपल डिवाइसेस मिले। उसकी जांच की तो पता चला कि उसने 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हुए थे, और उन 17 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से उसने 6 मंथ्स में 800 गर्ल्स को, माइनर गर्ल्स को ट्रैप किया था। एंड आफ्टर दैट वो जब उसके फ़ोन्स का फॉरेंसिक एनालिसिस करके डेटा रिकवरी की गई तो पता चला कि इन 800 बच्चियों की 700 ऑब्सीन फोटोग्राफ्स हैं। और वो व्यक्ति में से मिला था जो आईओ था, नासिक गया था मैं एक सेशन में, तो जो इंस्पेक्टर था ही मेट मी, ही हैड कम टू लिसन टू माय टॉक। तो बाद में उसने मेरे को बताया, तो मैं उससे बात कर रहा था, मेरा भाई कोई बच्ची को तुमने बुला के पूछा या बच्ची कोई सामने आई जिसने बताया कि ये कैसे हुआ ये पूरी चीज़, एंड इस व्यक्ति ने जो ये लिया था ऑप्शन तो उसने उसका क्या मिसयूज़ किया उन फोटोज़ का। इसे सर कोई लड़की आई नहीं, ना हमने किसी को बुलाया, क्योंकि कोई छोटी बच्ची को बुला के थोड़ी बोलेगा, और ड्रामा होगा उसको। बट इमेजिन 800 केसेस हैं ये विच आर नॉट रिपोर्टेड। अब इन बच्चियों के साथ क्या हुआ होगा किसी को नहीं मालूम, तो बताते भी नहीं है बच्चे। और अगर बताएं तो अगर पेरेंट्स इस मानसिकता के साथ रहें जो आप बता रहे हो, विच आई डोंट थिंक दे विल बी हैविंग, बट इफ दे हैव दिस दैट हम तो अब बताएंगे तो हमारे बच्चा ही झूठ बोल रहा है, तो फिर तो और भी डैमेज हो जाएगा। So, sir, your memorable moment or achievement in your career that has been particularly meaningful for your life? There are so many moments and so many times when I have felt that I have, this is very memorable, this is very, so it's very difficult to identify one. But I will not say this is my most memorable moment, but one of the memorable moments which I can say is that I was in Indore in my first posting मेरी जो थी, तो मैंने एक पुराना केस सॉल्व किया था, मर्डर का केस था। एक महिला को उसके पति ने मार के गाड़ दिया था, एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस, बड़ा लॉन्ग स्टोरी है, बट 5 साल बाद हमको कुछ क्लू मिले और फिर हमने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि उसकी जो लड़की थी जिसकी हत्या हुई थी, उसके 4 भाई थे, तो वो चारों भाई मेरे को मिलने आए, एंड दे वर वेरी ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ एंड हैप्पीनेस कि आपने सर इतना सारा किया, हमें तो पता था हमारी बहन की हत्या हो गई है, बट आपने उसको डिस्कवर किया, उसकी बॉडी के रिमेन्स निकाले और हमारी बहन की आत्मा को शांति मिली एक तरीके से। तो दे वर वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। हैप्पी तो क्या थे, दे वर सेटिस्फाइड दैट दिस हैज़ हैपेंड। अपराधी पकड़ा गया, उसके रिमेन्स मिल गए। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये एक बहुत अच्छा पुण्य का काम है कि अगर आप पुराने केसेस को सॉल्व करके खोल के सॉल्व कर सको तो वो समाज में अच्छा मैसेज भी भेजते हैं। हत्यारा एक पकड़ा जाता है, जो उसके फैमिली के विक्टिम्स के फैमिली होते हैं उनको भी एक वो मिलता है कि हम रेट्रीब्यूशन की वो इतने साल बाद सही, बट एटलीस्ट हमारे परिजन को न्याय तो मिला। तो फिर मैंने उसको एज अ मुहिम चलाया इसको। तो जहाँ मैं पोस्ट होता था तो पुराने मर्डर के केसेस हम खोल के उसको सॉल्व करने का प्रयास करते थे। एक छोटी सी टीम मैं बनाता था जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और उनके साथ 2-3 अधिकारी, ताकि बस उनका काम ही ये होता था पुराने कोल्ड केसेस, उनको बोलते हैं कोल्ड केसेस, विच हैव बीन क्लोज्ड, तो उनको खोल के मर्डर के सिर्फ उनको सुलझाने का प्रयास करो। उसको नाम मैंने दिया था ऑपरेशन उजागर। तो उसके बाद हमने ऐसे, मेरे जहाँ भी मैं फील्ड पोस्टिंग में रहा तो मैंने 110 केसेस ऐसे निकाले, और इस कारण से उसको मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है मेरा उस नाम से, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल्ड केसेस ऑफ मर्डर सॉल्व बाय 1 पुलिस ऑफिसर। तो वो एक बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई कैन रिमेंबर ईच एंड एवरी फेस ऑफ दोज विक्टिम्स फैमिली जो बाद में मिलते थे, और उनकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो है उनके चेहरे पे, तो वो मेरे को लगता था कि बहुत अच्छा काम था, वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स। इसी से सर एक चीज़ मुझे याद आती है कि आपका एक इनिशिएटिव था जिसका नाम था ब्लैक रिबन। या ये किस चीज़ को दर्शाता है? ब्लैक रिबन, मैंने इसको नाम साइबर सिक्योरिटी का है, अवेयरनेस का है वो। तो मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया साइबर में काम, तो एज आई सेड इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। मैंने कभी पोस्टेड नहीं रहा, तो एक 2011 की बात है, मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था, तो एज अ न्यू एक्सपेरिमेंट हमने बोला चलो साइबर की ट्रेनिंग करके देखते हैं। तो ईमेल ट्रेसिंग का एक छोटा सा कोर्स हमने सेल्फ डिज़ाइन किया, सेल्फ इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी। तो दैट वाज फॉर ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर पुलिस। ट्रेनिंग के बाद 1 आध साल बाद मेरे को लगा कि लोगों को एक किसी भी क्राइम को कंट्रोल करना है तो 2 पहलू होते हैं। एक होता है पुलिस शुड बी इक्विप्ड टू डील विद इट, सेकंड इज पीपल शुड बी रेडी टू फेस इट एंड बी सिक्योर फ्रॉम इट। तो दैट वाज द सेकंड फेज व्हिच आई स्टार्टेड, वाज साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फॉर सिटीजन्स। तो उसको फिर हमने नाम दिया ब्लैक रिबन। ब्लैक रिबन क्यों? क्योंकि ब्लैक रिबन जो होता है दैट इज अ प्रतीक ऑफ अवेयरनेस। जैसे पिंक रिबन, that is for breast cancer awareness, right? Then there is red ribbon. Red ribbon is for cancer awareness, है ना? तो ऐसे करके हमने उसको ब्लैक रिबन दिया कि साइबर अवेयरनेस, सिक्योरिटी अवेयरनेस, ऐसे स्टार्ट हुआ वो जर्नी। बट दैट इज वॉज फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस। मैं गेव इट 4-5 विंग्स। एक था फॉर वेबिनार बेस्ड डिजिटल वन, जब कोविड आया
तो उसके बाद उसमें हमारे 704 वर्कशॉप्स हो चुके हैं। बट उसके अतिरिक्त भी मेरे बहुत सारे मिशन हैं जिसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एक लेक्चर सीरीज है जिसमें टॉक्स देता हूँ, टेडेक्स टॉक्स मेरे अलग होते हैं, वो भी मैं 10 दे चुका हूँ। We have तो seen. कुल मिला के मेरे सेशंस अगर आप देखो साइबर सिक्योरिटी के इन वेरियस मिशंस व्हिच आई हैव, दे विल बी वेल बियॉन्ड 1000। सो मैंने बहुत सारे कराए एंड इट इज़ कल भी मैं जैसे आई एम गोइंग टू शाहजहाँपुर, वहाँ मेरे 2 सेशंस हैं 2 स्कूल में। फिर परसों आई एम गोइंग टू सीहोर, वहाँ पे बार काउंसिल में मेरा उनके लॉयर्स के लिए है। तो मैं वो करता रहता हूँ जब भी मेरे पास समय हो। या वी हैव सीन सर ऑल लाइक फ्रॉम, और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है सर आपसे ही, बिकॉज हम आप सभी से सीख रहे हैं। आई एम ऑल टू दिस साइबर जर्नी, सो कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर कराते हैं। लाइक वेरी थैंकफुल फॉर टू यू कि आप हमें भी मोटिवेट करते हैं स्लोली कि धीरे धीरे कि ये चीज़ है, ऐसे करो ऐसे करो। दैट्स वेरी नाइस थिंग टू नो। जितने ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन करके करें उतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, बिकॉज लोग बहुत सारे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग इसमें डेडिकेटेड मिशन पे चलें कि हमको लोगों को सिक्योर करने के लिए उनको संदेश पहुंचाना है, तो आई थिंक उतना ज़्यादा फायदा होगा समाज के लिए। What are the common misconceptions about cybercrime in the public should aware of it? आज की डेट के ट्रेंडिंग क्राइम्स क्या हैं और पब्लिक को किन किन डोमेन पे अवेयर रहना चाहिए? बेसिकली ये है कि आपको अनजान से कोई संपर्क नहीं रखना, एंड सेकेंड है जाना पहचाना भी लगे तो उसको वेरीफाई करना। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद फिशिंग। 2-3 और चीज़ें हैं जिसको उनको ध्यान रख सकते हैं वो। फिशिंग के लिए तो ये बातें हो गई। अदरवाइज आई ऑलवेज से पीपल शुड चेंज देयर माइंडसेट। साइबर दुनिया का माइंडसेट अलग है, असली दुनिया का माइंडसेट अलग है। आप जब जितनी जल्दी इसको पहचान लें कि ये असली दुनिया नहीं है, कि जैसे खाना बनाना, गाड़ी चलाना, किताब पढ़ना, वैसे ही व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, पैसा ट्रांसफ़र करना, वो अलग दुनिया की गतिविधियाँ हैं। तो उसके लिए एक अलग तरीका, अलग मानसिकता, अलग सोच, अलग विचार, अलग प्रयास सब चाहिए होते हैं। तो वो आप धीरे धीरे बनेगा। वो ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, मैंने बोला और आप कर दोगे, अब मानसिकता बदल दोगे। बट आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योर रखना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलेगा और आप सिक्योर होगे। एक तो वो है। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले एक बार सोचिए। सोचा समझा निर्णय सही, जल्दबाजी में लिया निर्णय गलत। तो आप क्या लाइक कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या फॉरवर्ड कर रहे हो, एक बार उसको सोचो। आई हैव सीन सो मेनी केसेस इन विच पीपल हैव बिकम ऑफेंडर्स जल्दबाजी बाय मिस्टेक, बिकॉज दे थॉट इट इज़ जस्ट कम्युनिकेशन, और वो ऐसी चीज़ कर दी जिससे वो खुद ही अपराधी बन गए। कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, कुछ ऐसा शेयर कर दिया, एंड दे एंडेड अप बिकमिंग ऑफेंडर्स। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेक गुड डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, दे आर द बेस्ट एविडेंस इन द वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज ये यूनिक होते हैं। एंड अगर आप उसको अच्छे से अच्छा बनाओगे तभी आप, बिकॉज ना डिजिटल फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट तो मैंने अगर ग्लव पहन लिया तो मैं छुपा लूंगा फिंगरप्रिंट। Right. मैं कहीं खड़ा हो गया, मेरे फिंगरप्रिंट यहाँ पे आ गए, मैंने रुमाल से पोंछ दिया तो मैं हटा दूंगा फिंगरप्रिंट। Right. आजकल एक वैक्स आ गया है जो आप लगा दो तो आपके फिंगरप्रिंट बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोनिंग, फिंगरप्रिंट क्लोनिंग। तो मैं आप बदल भी सकते हो फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट आप हटा सकते हो, छुपा सकते हो, बदल सकते हो। डिजिटल फुटप्रिंट आप ना हटा सकते हो, ना मिटा सकते हो, ना छुपा सकते हो, बदल सकते हो। एक बार बन गए तो बन गए। तो इसलिए उसको अच्छे से अच्छे बनाना ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, किसी को गालियाँ देना, किसी को हैरेस करना, आप ऐसा करोगे तो आप कभी ना कभी, अब रिपोर्ट होगी तो फंस भी जाओगे, बिकॉज आप उसको ना हटा सकते हो, मिटा सकते हो ना, और वो यूनिक होते हैं। तो इसीलिए अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स अच्छे से अच्छा बनाओ, कुछ भी करने से पहले सोचो। एंड जैसे मैंने बोला, वर्चुअल दुनिया है। आपकी देखो, इंसान हमेशा इंटरेक्शन बेस्ड होता है। हमारी पूरी ज़िंदगी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम जगह से इंटरेक्ट करते हैं, हम परिस्थिति से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर हम अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। वर्चुअल दुनिया में हमारी इंटरेक्शन किसके साथ है? अगर आप एक्चुअली सोचो तो आपकी इंटरेक्शन सिर्फ एक स्क्रीन के साथ है। राइट। वो स्क्रीन में कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है। हमेशा उसको मन में रखना कि आई एम ओनली इंटरेक्टिंग विद द स्क्रीन। इट इज़ नॉट दैट दिस स्क्रीन इज़ द रियल वर्ल्ड। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं हूँ, आप मेरे सामने हो। Yes, बट अगर आप मेरे वर्चुअल उसमें मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हो तो हो सकता है आप नहीं भी हो सकता है किसी ने आपका फोटो लगा दी है या आपका फेक वीडियो डाल दिया है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आप हो। तो ये वाला माइंडसेट और ये वाला चेंज पता होना चाहिए कि इंटरेक्शन इज विद द स्क्रीन। तो यू शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल, अदरवाइज यू कैन एंड अप डूइंग एनी मिस्टेक एनी टाइम। सर, अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है इन केस, तो क्या वो हेल्पलाइन नंबर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट जिस पर वो रिपोर्ट करें जिनका समाधान हो सके? समाधान के लिए एक तो लोकल पुलिस है, जहाँ पे आपके पास अपराध हुआ है, यू हैव शुड रिपोर्ट टू योर लोकल पुलिस स्टेशन।
Every police station is empowered under IT Act and all acts to take action. So that is the first stage of reporting. Then there are specialized agencies in every state. हमारे स्टेट में साइबर सेल बोलते हैं उसको, आपके स्टेट में पता नहीं यूपी में क्या बोलते होंगे, साइबर सेल ही बोलते होंगे। साइबर थाना ओपन हो गए अब तो, काफ़ी साइबर थाने हो गए होंगे, बट हमारे यहाँ साइबर सेल है और तो उस पर जा सकते हो। उनके एक लिमिट्स होते हैं, 2 लाख से ऊपर का क्राइम एंड ऑल दे डील, इंटर स्टेट इंटर बॉर्डर क्राइम दे डील। तो सेकंड ऑप्शन इज साइबर सेल। थर्ड ऑप्शन इज क्राइम ब्रांच। हमारे बड़े शहरों में क्राइम ब्रांचेज होती हैं, तो हमारी इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच एंड विल आल्सो डील विद साइबर क्राइम, उनका स्पेशलाइज्ड एक विंग है उसमें। ये तो होगी पुलिस डायरेक्ट मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग। देन देर इज़ वर्चुअल रिपोर्टिंग, उसके लिए देर इज़ हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1930, उस पर जाके आप अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हो। इंसिडेंट, दैट्स नॉट अ क्राइम रिपोर्ट, दैट्स इंसिडेंट रिपोर्ट। एंड देन देर इज़ www.cybercrime.gov.in, जिस पे आप जाके अगेन इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हो। थर्ड इज़ www.sancharsaathi.gov.in, in which you can suspicious numbers and these threatening calls आते हैं and all that, उस पे जाके आप वो numbers and all को रिपोर्ट कर सकते हो। तो there are facilities available virtually also and physically also where you can go and report and get redressal of your grievance. अब सर चूँकि काफ़ी यूथ हमारी इस चीज़ को देख रहे हैं और देखेंगे जी, तो मैं सर एक दो चीज़ जो कि बच्चों से संबंधित है, आज की डेट में ड्रग्स का जो सर्कुलेशन है बहुत इंक्रीज हो गया है, क्योंकि आप एक नारकोटिक्स उसमें विभाग में भी रहे हैं, इन सब चीज़ों से डील की हुई है। इसको बच्चों को सर आप कैसे अवेयर बता सकते हैं, ये पेरेंट्स के लिए, कि वो स्कूल्स कॉलेजेस में हम देख रहे हैं सर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, नियर बाय दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ से, वहाँ से ये सप्लायर्स हैं, कहाँ से ये चीज़ कर रहे हैं? देखिए अगेन बच्चों को खुद ही अवेयर होकर बचना पड़ेगा और ये मन में बात जानना पड़ेगा कि इंटॉक्सिकेशन जो होती है, जिसको बोलते हैं नशे की आदत, तो नशे की आदत भी विभिन्न प्रकार की होती है। एक होता है नशा सिगरेट पीने से, आपको शराब पीने से, या आप इवन चाय कॉफ़ी पीने से भी नशा एक होता है, क्योंकि उसमें एक तत्व होता है कैफीन जो आपको एक एडिक्शन देता है और ये बोलते, तो वो एक नशा तो नहीं बोलेंगे, इंटॉक्सिकेशन, हैबिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो हैबिट फॉर्मिंग होता है, पर वो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। सिगरेट, शराब, इवन टी कॉफ़ी गिव्स, आपकी डिपेंडेंस होती है बॉडी की डिपेंडेंस हो जाती है, तो आपको अर्ज होती है कि मैं इसको पीऊँ। एक होता है ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स, उसमें होता है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, मतलब आपकी बॉडी भी यूज टू हो जाती है और आपका माइंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाता है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए ड्रग्स का नशा इज़ द वर्स्ट, छोड़ने के मान से और उसके इफेक्ट के मान से। आप कभी भी ड्रग्स को बहुत मुश्किल से छूटती है, तो एक बार सेवन किया, देयर इज अ ड्रग कॉल्ड हेरोइन, जिसको आप बोलते हैं एक बार अगर आपने उसका शॉट ले लिया हेरोइन का, तो शायद आप जिंदगी भर उसको ना छोड़ पाओ, इतना पावरफुल नशा होता है हेरोइन का। उसी का एक वेरिएंट है एमडी, जो हेरोइन तो नेचुरली ग्रोइंग है, ओपीएम से बनता है। एक एमडी बोल के एक सिंथेटिक ड्रग होता है, इट हैज़ गॉट द सेम इफेक्ट एज हेरोइन। तो अगर आप एमडी के हो गए एडिक्ट, तो सेम इफेक्ट एज हेरोइन, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नियरली टू लीव। तो ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नशा जो आपका माइंड और बॉडी दोनों को एडिक्टेड कर दे और फिर अल्टीमेटली बीमार कर दे, तो वो तो आपको डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की तरफ ही ले जाता है, तो आपको उसको नहीं करना है किसी भी हालत में। दूसरी चीज़ जो मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, युवाओं को स्पेशली, दैट ये कभी मत, पहली बात तो आपको कौन बनाता है एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट? आपको कोई रोड से आके कोई गुंडा बदमाश नहीं बनाता, आपका साथी बनाता है। ये हमेशा याद रखें वो, कि आपका साथी, आपके साथ पढ़ने वाला, आपके साथ खेलने वाला, आपके साथ घूमने वाला, वो व्यक्ति करेगा। हाँ, किस कारण से करेगा वो अलग बात, सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट करेगा साथी, दोस्त नहीं। मैं ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे लोगों को साथी बोलूँगा जो आपके साथ रहते हैं। दोस्त तो वो है जिसको आपका अच्छा भला और बुरा सोचे, तो ये दोस्त नहीं होते, ये साथी होते हैं, जिनको आप शायद दोस्त समझते हो, बट वो होते नहीं हैं दोस्त, क्योंकि आपका बुराई कर रहे हैं, तो फिर वो आपके दोस्त किस बात के। तो करेगा आपका साथी, हमेशा सतर्क रहना साथियों से। जरूरी नहीं है कि आपने उसको दोस्त मान लिया तो वो आपको गलत करने को भी बोले तो आप उसको मान जाओ, क्योंकि ये तो मेरा दोस्त है। ये नहीं, आपका भला बुरा आपको खुद सोचना है, क्योंकि आपके साथ 24 घंटे कोई नहीं रह सकता। आपको खुद ही अपने दिमाग और अपने मैच्योरिटी का वो देना है परिचय, और ऐसी चीज़ों से बचना है। तो पहली बात तो साथियों को बड़े ध्यान से चुनें और हर साथी को दोस्त ना माने, और अगर आपने दोस्त मान भी लिया और वो साथी या वो दोस्त आपको कभी भी नशे की तरफ आकर्षित करे कि यार लेके देख मजा आएगा, तब फिर आप उसको छोड़ देना, या उसको फिर अपना दोस्त मत मानना, है ना। कि अगर आपको ये वाला प्रलोभन दे, बाकी तो ठीक है, चलो घूमने चलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो पिक्चर देखते हैं, इट्स ओके,
दोस्त दोस्त होते हैं, बट नशे की तरफ अगर आपको आकर्षित करने की कोशिश करे किन्हीं भी कारणों से, तो उसको फिर दोस्त ना माने, एटलीस्ट बातचीत कर ले बट दोस्त ना माने, पहली ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो हमेशा बोलता हूँ, नशे की आदत सिर्फ मज़े के लिए नहीं होती। जब वो फंसाते हैं तो वो आपका व्यवहार देखते हैं और फिर उसी आधार पे आपको फंसाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ये बोलेंगे चलो मज़ा आएगा इसलिए आप इसका सेवन कर लो, नो। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको कई होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, कोई गाना गाता है, कोई म्यूजिक बजाता है, तो फिर उसी तरीके से प्रलोभन देंगे। किसी को बोलेंगे कि पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आप कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये वाली ड्रग ले लो। किसी को बोलेंगे कि आप गेम आपका इन्हेंस हो जाएगा, परफॉर्मेंस, ये वाली ड्रग ले लो। तो परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स भी आती हैं, अल्टीमेटली वो भी नशा ही होता है और वो भी डिस्ट्रक्शन ही देता है। फिर कई को बोलेंगे आर्टिस्ट को कि ये ले लो तो आपका कला में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कई लड़कियों को बोलते हैं कि आपका फिगर ठीक हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा। एक एमडी जो ड्रग मैंने आपको बताई, इट इज़ यूज्ड फॉर दिस, कि गर्ल्स को फंसाना कि आप ओवरवेट हो, ये ले लो तो हमारे वेट। अच्छा, एमडी का इफेक्ट इज लाइक हेरोइन, तो जैसे ही आप हेरोइन लेते हो तो आपको भूख नहीं लगती, तो भूख नहीं लगती तो आपका ऑटोमेटिकली वेट कम होता है, दैट इज़ नेचुरल। इसीलिए जब लड़कियों को वो एक क्रिस्टल्स आते हैं, एमडी के क्रिस्टल, तो एक क्रिस्टल अगर आप बच्ची को दे दो ये बोल के कि तेरा वेट कम हो जाएगा, तो उसको ऑब्वियसली भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो उसका वेट अपने आप कम होगा, तो वो सोचेगी कि देखो बढ़िया है, मेरा तो वेट कम हो रहा है, तो वो उसको लेने लग जाएगी, फिर आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी तो 1 ग्राम 10,000 रुपये का आता है वो, तो फिर वो कहाँ से लाएगी पैसा। अगर आप 1 ग्राम भी ले रहे हो एक दिन में, तो आपके 3 लाख रुपए हो गए महीने के। तो वो बच्चा या वो युवा जो कॉलेज में पढ़ता है, वो 3 लाख रुपए कहाँ से अफोर्ड करेगा। फिर वो गलत काम करेंगे, फिर वो गलत रास्ते पे जाएंगे। तो ये एक ऐसा नेक्सस है, तो आपको उसमें बचने के लिए पहली बात तो नशे से ही दूर रहो, कि कोई उसका अल्टीमेटली कोई अच्छा इफेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी नार्कोटिक ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा अच्छा। एक दूसरा, साथी करेगा आपको ये आदत देगा, ऐसे साथियों से ज़रा सतर्क रहें। तीसरा, नशे के लिए प्रलोभन बहुत टाइप के हैं। ये मत सोचना कि मैंने सोचा तो पढ़ाई के लिए बोल रहा था इसलिए मैंने ले लिया। बहुत टाइप के प्रलोभन होते हैं, तो आपको बचना है। तो हर प्रलोभन जो नशे की तरफ ले जाता है उससे आपको खुद ही मना करना है। जबरदस्ती कोई किसी को नशा नहीं करा सकता, मैंने नहीं देखा केसेस। वो खुद ही स्वेच्छा से फंसते हैं, उसके बाद बेचारे ज़िंदगी भर उसके बर्बाद हो जाती है। सर, लास्ट मैसेज यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, चूँकि आप सेवा में हैं एज एन आईपीएस, तो वो मोटिवेशन लेते हैं आपसे भी कई लोगों से, तो उनके लिए क्या मैसेज है? कि देखिए, यूपीएससी बड़ा एक इस देश का बहुत फेवरेट पास टाइम है और बहुत फेवरेट पैशन है, लोगों के मन में बहुत वो रहता है। बट बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी सेवाएं हैं यूपीएससी से संबंधित। आपको अगर सफलता मिले तो बहुत अच्छी सेवाएं हैं, पर नहीं भी मिल सकती है कभी कभी, तो उसमें डिसहार्टन नहीं होना। अगर इसको मेरे विचार में आप उसको करो, प्रयास करो, दिल से करो, बिल्कुल मेहनत करके करो। नहीं हो तो मैंने ऐसे बहुत लोग देखे फिर वो अपना वो हार जाते हैं, मतलब हिम्मत हार जाते हैं। वो नहीं करना, ये प्रयास है, करो, और नहीं है तो फिर दूसरा चीज़ करो, आप शायद उसमें ज़्यादा सफल हो। मैंने बहुत लोग देखे हैं यूपीएससी देने के लिए नहीं आते, फिर उसके बाद दे आर मच मोर सक्सेसफुल देन पीपल हु पास यूपीएससी एंड बिकम ऑफिसर्स एंड ऑल दैट। वो दुखी रहते हैं कई लोग, बट कई लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसा कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। कई लोग जैसे कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, मैंने कई को देखा है जो बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सभी लोग यही बोलते हैं कि हमने भी यूपीएससी दिया था। तो वो तो नहीं सफल हुए, बट आज दे आर सेलिब्रिटीज़, और घर घर में उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया का अंत हो जाए। क्षमता है आप में, और आप में हुनर है, और आप में इच्छा है, तो आप कहीं भी सफल हो सकते हो। तो पहली बात तो ये है, तो डिसहार्टन नहीं होना। अगर दे रहे हो तो फिर दिल से देना। और मैं हमेशा 2-3 चीज़ें बोलता हूँ बच्चों के लिए भी जब मैं एड्रेस करता हूँ। पहली बात यह है, एक एटीट्यूड बनाना चाहिए जिसको बोलते हैं नेवर से डाई, कभी हार नहीं मानना ज़िंदगी में, है ना। तो वो सभी को मैं ये समझाता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है, हमारी ज़िंदगी में दुख के पल, संघर्ष के पल, चुनौती के पल हमेशा ज़्यादा होंगे। सुख के पल, खुशी के पल किसी की भी ज़िंदगी में कम होते हैं। ये नहीं है कि मेरा इतना बड़ा ये ऑफिस है और मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है तो मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा 24 घंटे खुशी में और सुख में बीतता है। ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं उस बड़ी गाड़ी में बैठ के आता हूँ, बट मैं अंदर से बड़े दुखी हूँ। ये तो दुख का सुख का पैमाना, ये आपकी नौकरी, ये आपका साइज ऑफ ऑफिस, ये आपकी गाड़ी बंगला, ये नहीं होता है ना। तो चुनौती के पल, दुख के पल हमेशा बहुत ज़्यादा होंगे, उनसे हार नहीं मानना, और आप हमेशा आगे की सोचना, और अपनी सुख को, दुख को सुख में बदलने का, या मुश्किल को आसानी में बदलने का प्रयास करना। नेवर से डाई।
यू विल, एंड दोज जो पल आते हैं ना खुशी के या अच्छाई के, वो भी आते हैं, मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, मोमेंट्स ऑफ प्लेजर, तब उसको दोनों हाथ से ग्रहण करना, उनको नहीं जाने देना कि फिर वो आप बोलोगे यार मेरे को दूसरा काम है। उस समय जब आ गया तो बड़े मज़ा भी करो, क्योंकि दुख तो आएगा ही, चुनौती आएगी, तो पहली बात वो है। दूसरी बात मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि हमेशा एक प्लान रखना, ऑलवेज हैव अ प्लान। आप प्लान करके ज़िंदगी जियोगे तो फिर आपका सफल होना ज़्यादा संभव है। तो आप यूपीएससी दे रहे हो, कीप अ प्लान, मैं ये करूँगा, इतना घंटा पढ़ूंगी, ये करूँगी, मैं खेलूँगी, मैं ये खेलूँगी। प्रॉपरली प्लान्ड अप्रोच विल गिव यू सक्सेस। अनप्लान्ड हैपहैज़र्ड अप्रोच विल नेवर गिव यू सक्सेस एंड इट विल गिव यू मोर डिफिकल्टीज। प्लान रखो एंड देन कॉन्टिजेंसी प्लान भी रखो कि अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा या करूँगी, है ना। दैट्स कॉल्ड कंटिजेंसी प्लानिंग। हम करते हैं फॉर वीआईपी विजिट्स एंड ऑल दैट, कि अगर वीआईपी विजिट हो या त्यौहार में आयोजन व्यवस्था जो हम लगाते हैं, तो ये व्यवस्था है हमारी, पर अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे। ये ऑल रूट प्लान होता है कि यहाँ से वीआईपी का रूट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर वीआईपी को कहाँ से ले जाएंगे, हम फिर यहाँ से ले जाएंगे। तो देयर शुड बी अ कॉन्टिजेंसी प्लान एंड अदरवाइज प्रॉपर प्लान्ड अप्रोच। एंड थर्ड इज़, जो मैंने भी हमेशा करा है और मैं लोगों को भी हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में सच बोलने की आदत डालो। नेवर टेल अ लाई। झूठ बोलना बुरी आदत तो है ही, बट अल्टीमेटली आप किससे सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हो? अगर आपको आदत है झूठ बोलने की तो सबसे ज़्यादा झूठ आप अपने आप से बोलते हो, है ना। तो कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मतलब झूठ बोलने की आदत है ना, कि मैंने क्यों ड्रग्स का सेवन किया क्योंकि मेरे को बड़ा दुख था, मैंने शराब पीना क्यों स्टार्ट किया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया। ये तो झूठ बोलना है, यू आर टेलिंग लाइज टू योर सेल्फ। तो सबसे ज़्यादा झूठ इंसान अपने आप को ही बोलता है। तो वो आदत ही नहीं रखो, हर परिस्थिति में सच बोलना है। तो सच जो बोलता है ना, फिर वो डरता नहीं है। जो व्यक्ति सच बोलता है वो आप देख लो, आप खुद ही सोच लो, ना आप अपने माता पिता से डरोगे क्योंकि आप तो हमेशा सच बोल रहे हो, ना आप अपने बीवी से या अपने हस्बैंड से डरोगे, आप सच बोल रहे हो, ना आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति से डरोगे। जैसे हमारी व्यवस्था में देर आर सो मेनी पीपल, हमारे सीनियर्स होते हैं, ये होते हैं, अगर हमको सच ही बोलना है तो फिर क्या डरना। तो जो सच बोलता है एक तो वो डरता नहीं है, और जब वो डरते नहीं हो तो फिर आप अच्छी चीज़ करने में अपना समय बिताते हो, छुपाने में और ये गलत चीज़ों को हटाने में नहीं लगाते, अच्छी चीज़ों में लगाते हो, तो आपकी सफलता ज़्यादा चांस है। तो ये बच्चों के लिए है जो लड़के लड़कियां दे रहे हैं ये एग्ज़ाम, ये ऑलवेज हैव अ प्लान, नेवर से डाई एंड डोंट टेल लाइज। 3 things you do, I'm sure you will succeed, not in UPSC maybe, in life in general. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया एंड होप कि ये मैसेज सभी के लिए अच्छा जाए और आप अवेयर हों सर के वीडियोस से, हम सब इस जर्नी में साथ दें। थैंक यू सो मच सर। Thank you for coming.